नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो विषय यह होना चाहिए कि कौन कौन मंत्री बन रहा है, मंत्रिमंडल की स्वरूप क्या होगा, कैसे होगा। तब थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई, विश्लेषण ठीक ठाक जा रहा है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी का राजनीति पर प्रभाव बढ़ा है, केंद्र के राजनीति पर, तब अटकलें, विश्लेषण यह सब फेल हो जा रहा है। कोई नहीं आकलन कर पा रहा है कि नरेंद्र मोदी का अगला कदम क्या होगा। हो सकता है कल हम जब शपथ ग्रहण देख रहे होंगे तो कोई चौंकाने वाला नाम आपके सामने आ जाए, कोई ऐसा नाम आ जाए जिसको आपने सुना ही नहीं होगा, चाहिए वो मुख्यमंत्री बन गया। अच्छा, तो यह हो सकता है। तो अब यह बात कल पर करेंगे, कल जब मंत्रिमंडल का स्वरूप सामने आ जाएगा। आज जो दिन भर छाया रहा, बल्कि 2 दिन से चल रहा है, उस पर विश्लेषण करते हैं। यह विश्लेषण करने पर मैं मजबूर हुआ कि एक कन्हैया भेलारी है, बिहार के, सुनते हैं, बड़ा वरिष्ठ पत्रकार है। हालांकि आजकल पत्रकार आदमी पूछता है तो पूछता है कि कौन पार्टी के पत्रकार। यह एक नई तरह की मुसीबत आई है कि आदमी पत्रकार बता नहीं पाता, क्योंकि जैसे आपने कहा कि मैं पत्रकार हूं तो अगला प्रश्न होता है किस पार्टी से। आदमी पार्टी बताता है, कहते नहीं पार्टी तो नहीं भाई, विचारधारा मेरी थोड़ी इस तरह की है। तो कन्हैया भेलारी की विचारधारा कैसी थी अब मुझे नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने कहा है उसको हमारे पूर्वांचल में या बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिया पर ढेला ढोना बोलते हैं। ये सिर्फ पूर्वांचल के लोग समझ पाएंगे। हालांकि कई लोग जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से मेरी बात को सुनते हैं, उनका कई बार मेरे लिए सुझाव होता है कि राकेश भाई, आपकी बात में ना बिहारी टोन आता है। तो भाई, हम हैं ही बिहारी आधे, तो क्या करें? तो हमारे पास मराठी या कर्नाटकी आएगा नहीं। लेकिन यह जो मैंने शब्द कहा वो बिहार के लिए कहा है, इसलिए इसको बिहार के ही मुहावरे में समझाना होगा और बिहारी खूब बढ़िया से समझेगा कि अधिया पर ढेला ढोने का मतलब क्या होता है। तो जो कन्हैया भेलारी ने किया है वो अधिया पर ढेला ढोने से भी बदतर है। बल्कि देखिए, पहले तो चैनलों पर आ गया है रूबिका लियाकत, आलोक कुमार और लोगों ने जितनी धुलाई कन्हैया भेलारी की है, मैं उतना नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे में अभी संस्कार बचा है। तो मैं कन्हैया भेलारी को धोने का काम उन्हीं रूबिका पर छोड़ता हूँ, क्योंकि वो आजकल बहुत बढ़िया से धो रही हैं और उतना धुलाई मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन देखिए, मैं बार बार कन्हैया भेलारी की आपकी बीबी कहाना थी, आपकी अरे बीबी अपने पति के साथ ही रहेगी, शौहर के साथ ही रहेगी भाई। लेकिन आज मेरे शादी को 35 साल हो गए और मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूं कि अपने पत्नी को डिटेक्ट कर सकूं कि वो मायके में जाएगी कि हमारे यहाँ रहेगी। कोई काम ना भी होगा तो वो मायके जाने की अगर ठान लेगी तो जाएगी। मेरे साथ ना जाएगी तो खुद भी जा सकती है, उसके बच्चे कमा रहे हैं, उसको पैसा दे देंगे। हमारे ऊपर तो उसकी डिपेंडेंसी ही नहीं है। वही हाल मेरी बहन का है। मेरी बहन ने अगर ठान लिया है कि उसको मेरे यहाँ आना है तो आना है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरे बेटे की शादी थी और उत्साह में मेरी बहन बड़ी तैयार वैयार करती थी, बाथरूम में गिर गई, बेहोश हो गई। 60 वर्ष के करीब उम्र होने जा रहा है। अब उसके बच्चों ने कहा कि नहीं जाएगी। उन्होंने हमारे यहाँ पैर भी लगा कि मामा मना कर दो। मैं बोला यार, मैं सोच कैसे सकता हूँ अपनी सबसे बड़ी बहन को अपने बेटी की शादी को मत आओ, अतः ना मामा हमारा खाली मना कर दो। हमने ये मैं नहीं कर सकता, यह मैं जरूर कर सकता हूँ कि वो आएगी तो बिल्कुल उसके सेहत का ख्याल रखा जाएगा। तब तक मेरे दीदी का फोन आ गया, लड़का मना करता था माइग्रेन। हमने भाई आओ। वो गिरी हुई हाल में आई, वो चोट लगा था। यहाँ आई तो उसको याद ही नहीं तो उसकी तबीयत खराब है, क्योंकि इतने परिवार की हंसी खुशी देखी। पहली बार मांगलिक कार्यक्रम मेरे हाथ से हो रहा था मेरे बेटी का, वो भूल गई और उसके बेटों ने कहा कि मामा अगर वहां नहीं जाती तो यहाँ मर जाती, जो इसकी हालत थी। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरी बेटी 60 साल उसके हो गए, उसकी शादी 1980 में हुई है और 80 की ब्याह हुई लड़की का मन कर दिया कहना है तो उसको कोई नहीं रोक सका, ना उसके बेटे रोक सका, ना उसकी पत्नी रोक सकी। मेरी तो खैर प्रोटोकॉल भी नहीं कि मैं कहूँ कि मत आओ। हमारे
भारत की संस्कृति में बेटियों का यही स्थान है। कानून ने क्या कहा मैं नहीं जा रहा हूं, मैं पहले व्यवहार की बात कर रहा हूं। खैर चर्चा वो आज मेरा नहीं था, क्योंकि भेलारी हो रहा था तो मैं पीछे ना रहूं, इसलिए भेलारी जी के गुणगान में मैंने भी कोई बातें रख दी। आज मामला जिस मुद्दे पर भेलारी बोले थे रोहिणी आचार्य का, वो मुद्दा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मित्रों, मेरे लिए तो यह भी महत्वपूर्ण है कि एक महिला को उसके ही घर से जूते चप्पल मार करके क्यों भगाया गया। मैं रोहिणी आचार्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रोहिणी से पहले ऐश्वर्या राय की बात कर रहा हूं, तेज प्रताप के पत्नी को, और उसको अपमानित करने का, मारने पीटने का जिस पर आरोप लगा तो वो भी एक महिला थी, राबड़ी देवी, जो तेज प्रताप की मां थी और ऐश्वर्या की सास थी। भेलारी आज कह रहे हैं कि पत्नी को अपने पति के पास रहना चाहिए, लेकिन भेलारी ने तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय के लिए नहीं कहा कि भाई उस पत्नी है उसको अपने पति का ही रहना चाहिए। रोहिणी आचार्य को अपने घर रहना चाहिए सुझाव दे रहे हैं, तो ऐश्वर्या को तो इस हिसाब से लालू निवास में रहना चाहिए, उस पर वो नहीं बोले। खैर वो सुविधा से बोल रहे हैं। पत्रकारों के लिए कहा जाता है कि भाई जो स्याही डालेगा उसके लिए लिखेंगे, तो अब लिखना नहीं चल रहा है, बोलना चल रहा है, तो जो मुंह में रोटी डालेगा उसके लिए बोलेंगे। तो हो सकता है लालू प्रसाद के परिवार से कुछ मिला हो, इसीलिए वो रोहिणी आचार्य को भड़क रहे हो, ताकि तेजस्वी तेज प्रताप में से कोई तो उनकी तरफ ताकेगा। है तो ऐश्वर्या राय भी महिला थी, लड़की थी, उसके लिए अपमानित होने पर कोई मुंह नहीं उठाया, आई गई बात हो गई। तेज प्रताप को भगाया गया घर से, किसी ने कुछ नहीं बोला। लोगों ने कहा कि भाई ये लड़की का मामला है, तुम शादीशुदा हो, 7 साल तुम्हारी शादी को हुआ है और तुम 12 साल से किसी के साथ रिलेशन की बात स्वीकार कर रहे हो और सिंदूर लगा हुआ फोटो डाल रहे हो, करवा चौथ करता हुआ तस्वीर डाल रहे हो, तो यह स्वीकार नहीं है, इसे वोट बिगड़ेगा, तुम बाहर हो। तुम लोगों ने कहा कि चलो, मैंने भी तब अपने चैनलों पर भी जो चैनल पर मैं बोलता हूँ उस पर भी कहा था कि ये मुझे लग रहा है कि तेज प्रताप को अब एक बहाना मिला है हटा देने की, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई में अगर तेज और तेजस्वी दोनों रहेंगे तो मंत्रिमंडल में दोनों स्थान पाएंगे। तो वर्चस्व किसकी रहेगी, क्योंकि तेजस्वी को लालू प्रसाद ने घोषित कर दिया अपने उम्मीदवार और अपना उत्तराधिकारी, तो तेज प्रताप क्या करेगा, तो उसको हटना ही पड़ेगा। और अब धीरे धीरे लग रहा है कि वो सिर्फ लड़की का मामला नहीं था, वोट की चिंता नहीं थी, चिंता तेज प्रताप को सीधे बाहर करने की थी, और वो मौका मिला, वो बाहर हो गया। अब रोहिणी ने कौन सा कोई शादी के वीडियो फोटो डाल दिए। अगर जो तेज प्रताप वाला मामला था, रोहिणी तो बिल्कुल पाक साफ है और बड़ा जो हर महिला का सम्मान विदा होती है, बारात आता है, शादी होता है, वो अपने पति के यहाँ गई, और जिस तरह से माता पिता के मिलने आते हैं, वही चुनाव प्रचार में तेजस्वी को जरूरत पड़ी थी, उन्होंने उसको बुलाया था, वही उसको क्यों मारा था, मीसा क्यों नाराज चल रही है, उसकी हेमा और आशा उन दोनों ने क्यों घर छोड़ दिया और दिल्ली आवास पर आ गई। विषय यही महत्वपूर्ण है, और ये महत्वपूर्ण कोई माइक्रो साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत डीपली ज्ञान होना चाहिए, बड़ा साधारण आदमी समझ सकता है। असल में लालू प्रसाद जो बोए हैं वही ना काटेंगे। आपने जो बोया है, आपने उस महिला को अपमानित किया, अपने ही विधायक के बच्चे के साथ, जो IAS अफसर की बीवी थी, बंगाल से आई थी आपके राज्य में, उस बिहार प्रांत में जहाँ की माता सीता जी का माँ के नाम से जानी जाती हैं, और उसका मान आपने नहीं रखा, उसका सम्मान नहीं रखा। एक गरीब सवर्ण समाज का आदमी आपके गुंडे सांसद के द्वारा तेजाब में नहला दिए गए, उसके 2 बच्चे, वो कल्पता रहेगा आपके सामने, और आप मजे लेकर का ठास करते रहेंगे, कोई आपका वोट बैंक प्रभावित होगा। आपने एक गुंडा छोड़ रखा था, जिस तरह से महाभारत में अश्वमेध घोड़ा छोड़ा जाता है कि अगर किसी ने पकड़ा तो वो युद्ध का भागी होगा, घोड़ा मेरा जहां जाता जाएगा, मेरे साम्राज्य वहां तक मानी जाएगी। आपने उसी तरह से एक सांसद छोड़ रखा था कि वो जहां आतंक मचाएगा वहां तक मेरी आतंक की धाप पहुंचेगी, मेरे रक्तचाप पहुंचेगी। तो वो सब तो आपको इसी जीवन में मिला, क्योंकि अगला जीवन कुछ होता नहीं है, सब यही मिलेगा। नाम में किसी का नहीं रुका कौन कौन, बट जानते हैं 400 से भी ज्यादा सांप्रदायिक दंगे आपके जमाने में रहे हैं। जातीय संघर्ष में आपने कई लोगों को मरवा दिया है, और दलित, पिछड़ा और स्वर्ण के नाम पर आज कोई भूल सकता है मुखिया जी की हत्या?
मुखिया जी को मरवाने में आपने क्या क्या नहीं किया, यह बात किसी से छुपी है? मर्डर कहीं हुआ, मारा कोई और आपने एक लोकप्रिय सांसद को जेल में डलवा दिया, लाइफ बर्बाद कर दिया। यह सब तो आपको देखना ही है। तो लालू जी, यह आपके सामने होगा। सुना जा रहा था जो अपुष्ट खबरें हैं कि आप पर भी शायद नजर इनायत की गई थी और आप चुप थे। और मैं समझ सकता हूं, मैं एक पिता हूं, मेरी इतनी लाचार स्थिति हो जाए कि मेरा बेटा मेरी बेटियों को पीटने लगे और मैं कुछ ना कर सकूं, तो एक ही ऑप्शन है कि मैं रेल के नीचे तो जाकर सो सकता हूं, जहां से रेल तेज गति से मेरे ऊपर से निकल जाए। बिजली का तार तो पकड़ ही सकता हूं, रस्सी पे तो लटक ही सकता हूं, सिक्योरिटी का रिवॉल्वर लेकर कनपट्टी में लगा कर दबा ही सकता हूं, क्योंकि यह सब आसान है। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो आपको और लिखा है, आगे अभी और है, क्योंकि इतनी कम तो आपने जमा किया नहीं। जितना आपने जमा किया वो सब तो आपको रेकरिंग के हिसाब से, जिस तरह से रेकरिंग अकाउंट में आदमी जमा करता है और विद इंटरेस्ट वापस मिलता है, तो मल्टीपल इंटरेस्ट इसमें तो आपको मिलेगा। मित्रों, यह जब हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं, क्योंकि हम यादव के नाम पर यादव को वोट देते हैं, पांडे के नाम पर पांडे को वोट देते हैं, और राजपूत के नाम पर राजपूत को वोट देते हैं, बनिया, मतलब हम अपने जाति वाले को वोट देते हैं, और वो भला अपने परिवार वाले को करता है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने अहिर के नाम पर अपने को किया, जब खुद जेल चले गए तो एक अपने अनपढ़ पत्नी, मेरे लिए अनपढ़ की अपमान की बात नहीं है, लेकिन जब बिहार राज्य जैसे राज्य का मुख्यमंत्री हो तो एक अंगूठा टेप है, तो यह एक चिंता का विषय नहीं, सोच रहा विषय, उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद आपने दो अंबरे लंपट बेटों को भी उप मुख्यमंत्री और मंत्री बना दिया। एक वो दो साधु और सुभाष यादव आपके हुआ करते थे, राबड़ी जी के जमाने में उनकी लंपटें एक अलग थी, उनको राज्यसभा और लोकसभा में पहुंचा दिया। जहां मर्जी करती थी वहीं जहां खड़े हो गए, उनका अपना हो गया, चाहे वो सोने की दुकान हो या मर्सिडीज का शोरूम हो, मन कर दिया तो भाई सारी मर्जी ले जाओ, ताला तोड़ नहीं शर्ट उठाओ। तो यह सब तो देखा है आपने। वही जो जमा किया गया है और उसी के शेयर की लड़ाई है, क्योंकि मामला जो और लोगों को नहीं समझ में आ रहा वो मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूं। तेजस्वी को सजा होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आनंद फानंद में उनको नेता विपक्ष इसलिए बनाया गया कि विधानसभा के शेल्टर उनको मिल जाए, लेकिन कोर्ट जब समन जारी कर देगी और अपराध में 2 साल से ज्यादा उनकी बुकिंग हो जाएगी, तो सदन का कानून है कि फिर आपको उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त मान ली जाए। अगर आपके पार्टी की भी सरकार होती है, आपकी सदस्यता स्वतः समाप्त मान ली जाएगी। तो जब सदस्यता समाप्त मान ली जाएगी तो फिर नेता विपक्ष कौन बनेगा? पार्टी की बागडोर किसके पास आएगी? लालू प्रसाद तो कानूनन बाढ़ है, चुनाव लड़ नहीं सकते, प्रचार कर नहीं सकते। राबड़ी देवी अब वापस आ नहीं सकती, उनका अवस्था भी हो गया, उनकी तबीयत भी है, और वो एक बार सिक्का चल गया था, चूंकि उस वक्त आप जो कहते थे वही हो जाता था। अब वो स्थिति आपकी वैसे भी नहीं रही है। बिहार में आपका हाल खस्ता हाल है, नीचे से आपका नंबर कांग्रेस के बाद ही आपका है, आपसे आगे से कांग्रेस ही है, तो अब वो आपका वर्चस्व ही नहीं रहा, तो पार्टी पर वर्चस्व किसी होगी? तो वो शेयर होल्डरों की लड़ाई है। अगर रोहिणी आचार्य को नहीं भगाया जाएगा तो मिशा का नंबर कैसे आएगा? मिशा को अपमानित नहीं किया जाएगा तो हेमा का नंबर कैसे आएगा? अगर हेमा सुरक्षित रही तो आशा का नंबर कैसे आएगा? मतलब वो सातों बेटियां अगर सुरक्षित रहेंगी तो ये हरियाणा से भाई साहब आके बैठे हुए उनका क्या होगा? वही तो अपना लॉ देख रहे होंगे कि यार ये अपने बंदर बाट, ये बिल्लियों के बाट में बंदर का भला, तो वो भी अपना भला देख रहा होगा कि ये सब लड़ मर जाए और फिर ये राज्य हमारा हो जाए, क्योंकि राज्यसभा में मैं हुई और पार्टी की सारी बागडोर भाया तेजस्वी मेरा हाथ में है। तो यह शेयर का झंझट है, परिवार का झंझट नहीं है। ना ही तो रोहिणी आचार्य को कोई कहा है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो, उसने किडनी दिया नहीं दिया, मैं आज भी इस पर संदेह व्यक्त करता हूं, क्योंकि लालू प्रसाद के पास इतना समर्थ है, इतना संसाधन है कि वो किडनी का भुजिया बना करके खा सकता है। इतनी किडनी उसके सामने। भेलारी ने कहा है कि अगर लालू को किडनी की जरूरत है, 1 करोड़ लोग किडनी देने को तैयार है, मैं भी ये मानता हूं।
तो जब लालू प्रसाद को करोड़ों लोग किडनी देने को तैयार है तो वो अपने बेटी की जान को खतरे में क्यों डालेगा भाई? वो बेटी जो पढ़ी लिखी समझदार और विदेश में बसी हुई है और बेटा किडनी नहीं दे रहा है। मैं अभी भी मानता हूं कि वो किडनी वाला बात इसलिए किया गया था ताकि रोहिणी को लॉन्च किया जाए, और वो लॉन्च हो जाने के बाद तेजस्वी को लगा कि यार ये तो साला सिंपैथी के घोड़े पर सवार होकर लॉन्च हो गई कि बापू किडनी दी, हमारा तो नंबर पीछे हो गया। तो इसको अगर कूट पीट के बाहर नहीं करेंगे, अपमानित नहीं करेंगे, अपने लोगों से, अपने ट्रोल टीम से इसकी ट्रोलिंग नहीं करवाएंगे तो ये तो मनोबल बढ़ता रहेगा। और चुनाव में मजबूरी में मुझे कहना ही पड़ा था कि माँ की तरह से कवर कवर करके मेरे को खिलाई है, तो वो वीडियो भी तो अभी कट कट के आ रहा है ना टीवी पर कि मेरी माँ जैसे लड्डू बना के खिलाती है, खा ले नहीं तो बघवा खा जाएगा, खा ले नहीं तो चिड़िया खा जाएगा। वो सब माँ वाली छवि आपने पेश कर ही दिया है चुनावी लाभ लेने के लिए। अब चुनाव निकल गया, लेकिन अब तो वीडियो है वो तो सोशल मीडिया पर तय रहा है, काट काट के लोग दिखा रहे हैं कि इस माँ जैसी बहन को आपने अपमानित करवा दिया, दूसरे से पिटवा दिया। तो मित्रों, यह असल में तेजस्वी के जेल जाने के बाद किसके हाथ में पार्टी हो, वो संसाधन किसका हो, और अगर उस संसाधन पर एक सिंपैथी के लहर वाले सवार बेटी का हो तो फिर बाकियों का क्या हो, यह इसी बात की लड़ाई है। और इससे एक ही सीख मिलता है कि जात के नाम पर हम वोट देते हैं और मजाक परिवार के लोग करते हैं, चाहे वो लालू का परिवार हो, चाहे वो ममता बनर्जी का परिवार हो, चाहे वो तेलुगु देशम वाले का परिवार हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश के और लोगों की, चंद्रबाबू नायडू के परिवार हो, एनटी रामाराव के परिवार हो, चंद्रशेखर के परिवार हो, वो सब दक्षिण के ये सारे लोग परिवार की मलाई खाते हैं और आपसे वोट लेते हैं। MY का मतलब होता है, M मतलब माई फैमिली माई मर्जी, और Y मतलब योर वोट यूथ का वोट। और जब तक हम बेवकूफ बनते रहेंगे, यह परिवार को भरते रहेंगे और आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। तो रोहिणी आचार्य के मार्फत से आपको सबक है, समझने का मौका है। आप समझिए कि वोट उम्मीदवार को दीजिए, परिवार को मत दीजिए, क्योंकि परिवार आपका नहीं हो रहा है, वो परिवार का हो रहा है, और उम्मीदवार को देंगे तो आपका होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें सही है, इसमें कोई काटने वाली बात नहीं है, तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि साझा करने से लोगों के पास समस्या जाती है और समाधान लेकर के आती है। मेरे एक दिन के वीडियो से ना तो देश के परिवारवादी राजनीति की समस्या का समाधान हो जाएगा और ना ही वो समाप्त होगा, लेकिन एक दिन जरूर समाप्त होगा। और उसी एक दिन की उम्मीद में मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।